Now we will talk about the credit control function of central bank. How does the central bank control flow of credit in the economy? After completing the functions of central bank, it is one of the main function performed by the central bank by which he controls the money supply in the economy. There are two techniques by which it controls the money supply. First one is quantitative instrument, second one is qualitative instrument. Now we will take one by one. First, we will discuss about quantitative instrument of monetary policy. किसी भी देश का केंद्रीय बैंक किस प्रकार जो मुद्रा का फ्लो है या उसकी पूर्ति है उसे नियंत्रित करता है, इसके लिए वो दो तकनीक का प्रयोग करता है। पहली है क्वांटिटेटिव, दूसरी है क्वालिटेटिव। सबसे पहले हम क्वांटिटेटिव मेजर्स की बात करेंगे, जिसमें यहाँ सबसे पहले हमने दिया है बैंक रेट्स। Bank rate, open market operations, cash reserve ratio, statutory liquidity ratio, repo rate or triple R, which is nothing but reverse repo rate. CRR and SLR we have done so far when we were doing our previous classes. But again we will discuss them because these are the tools by which central bank controls the supply of money. First, the bank rate. The bank rate is the rate at which the central bank gives credit to the commercial banks. During inflation, the cost of capital is increased by increasing the bank rate. This reduces the flow of credit as desired. On the other hand, during deflation, the cost of capital is reduced by reducing the bank rate. अब इसको समझेंगे। बैंक रेट या बैंक दर क्या होती है? बैंक रेट एक ऐसी रेट है जिस पर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को उधार देता है। सेंट्रल बैंक lend money to the commercial banks. जब कभी इन्फ्लेशन की स्थिति होती है, जहाँ मूल्य वृद्धि हो रही होती है, उस वक्त बैंक क्या करता है? बैंक रेट को बढ़ा देता है। देखिए, मूल्य वृद्धि या इन्फ्लेशन तभी होगा जब मनी सप्लाई ज़्यादा मात्रा में होगी। तो बैंक रेट को बढ़ा करके अब सेंट्रल बैंक क्या करेगा? जो कमर्शियल बैंक्स को मिलने वाला पैसा है, उसे महँगा कर देगा। जब पैसा महँगा हो जाएगा, तो कमर्शियल बैंक्स की जो लेंडिंग है, वो महँगी हो जाएगी। तो पीपल विल बोरो लेस। कोई भी ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा लेना पसंद नहीं करेगा। And consequently, the money supply will controlled. Second measure, open market operation. As I told you that central bank is the apex body of banking system. It does not deals with the public. वो किससे डील करता है? गवर्नमेंट से डील करता है, कमर्शियल बैंक से डील करता है। लेकिन जब कभी वो पब्लिक के साथ लेन देन करता है तो दैट ट्रांजेक्शन इज नोन एज ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसमें होता क्या है? जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं उनको ये सेल और परचेज करता है। जैसे एनएससीज है, नेशनल सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स है, ट्रेजरी बिल्स हैं। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन refers to sale and purchase of securities in the open market by the central bank. By selling the securities like NSCs, the central bank withdraws cash balance from the economy, and by buying the securities, the central bank adds to cash balance in the economy. अब क्या होता है? जब इन्फ्लेशन की स्थिति होती है, जब एक्स्ट्रा कैश है इकोनॉमी में, तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा? जो सिक्योरिटीज़ हैं उन्हें सेल आउट करेगा। जब सेल करेगा तो पीपल विल परचेज देम, हैंडसम रेट्स ऑफ इंटरेस्ट पर उनको सेल आउट किया जाता है। तो उसमें लोग जो है वो जो एक्सेस मनी सप्लाई है उसे वो सोक कर लेगा, बिकॉज पीपल विल मेक द पेमेंट्स इन द चेक्स, और जिस चेक में पेमेंट करेंगे तो इट विल रिड्यूस द डिमांड डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक्स एंड कॉन्सिक्वेंटली द लैंडिंग कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक विल बी reduced. They will create less credit and vice versa. डिफ्लेशन की स्थिति में क्या होगा कि जो सेंट्रल बैंक है वो क्या करेगा? परचेज करेगा सिक्योरिटीज़ को। मान लीजिए आपको 3 साल के लिए आपके पास जो है ट्रेजरी बिल है या एनएससी है, 3 साल बाद जो पैसा मिलना था अभी सेंट्रल बैंक आपको देने के लिए तैयार है, तो सब खुशी खुशी दे देंगे। उससे क्या हो जाएगा? पीपल विल हैव मोर कैश और मोर मनी, मोर लिक्विडिटी, एंड मनी सप्लाई विल बी इंक्रीज। नेक्स्ट, cash reserve ratio. This we have discussed. It is nothing but the fraction of total demand deposit with the commercial bank, which they have to kept compulsorily with the central bank, and at present it is 5.25%.
Statutory liquidity ratio is nothing but it is again the fraction of the bank's total deposits which they have to kept with themselves in the form of government approved securities and liquid assets. So when there is a situation of excess supply, the SLR will be increased. Now more money, more liquidity should be kept by the commercial bank and their lending capacity will be compromised. Again, in case of cash reserve ratio, when CRR will increase, the banks will have to keep more money with the RBI and they will have less lending capacity. Next is repo rate. Repo rate is also known as repurchase rate. It is the rate of interest at which the central bank lends to commercial banks for their short term requirements. कभी कभी कमर्शियल बैंक्स को बहुत कम वक्त के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, लिक्विडिटी की ज़रूरत होती है। तो ऐसे वक्त में जो सेंट्रल बैंक उनसे चार्ज करता है उसे हम रेपो रेट कहते हैं। जब भी लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लेगा कमर्शियल बैंक तो वो बैंक रेट पर लेगा। बैंक रेट जो हमने पिछले पोर्शन में किया, ये बैंक रेट जो है वो लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए होता है, लेकिन जो रेपो रेट है it is for the short term needs. It may be overnight, it may be 7 days, 14 days and so on. Next is reverse repo rate, which is nothing but the triple R. Repo rate means RR and reverse repo means triple R. It is just opposite of that. When commercial banks have surplus funds, they can park it with central bank and earn interest. Such rate of interest is called triple R or reverse repo rate. ये रिवर्स रिपर्चेज रेट है, ये वो रेट है जो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को देता है। कभी कभी कमर्शियल बैंक्स के पास एक्स्ट्रा फंड होता है, तो इट इज़ ऑलवेज सेफ टू पार्क द एक्सेस फंड विद द सेंट्रल बैंक देन टू लेंड टू द जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक में लैंडिंग हमेशा रिस्की होती है, तो कमर्शियल बैंक्स वहाँ पार्क करना पसंद करता है इफ़ इट्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इज क्वाइट हैंडसम। तो कई बार जब सेंट्रल बैंक को मनी सप्लाई को संकुचित करना होता है, कम करना होता है, तो वो रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देता है। इसमें एक बात कॉमन है कि जब भी कभी मनी सप्लाई को कंट्रोल करेगा आरबीआई, तो वो इन सभी रेट्स को क्या करता है, बढ़ाता है। जब भी रेट बढ़ेगा जो मनी सप्लाई है वो कंट्रोल होगी। क्यों? क्योंकि जो कमर्शियल बैंक की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी है वो रिड्यूस होगी, और अगर ये रेट घट गई तो कमर्शियल बैंक्स की जो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। दे कैन लैंड द मोर फंड्स नाउ, सो दे विल एक्ट अकॉर्डिंगली। These are the quantitative measures which central bank use to control the money supply in the economy. Next, we will look about the qualitative instruments or qualitative measures of monetary policy. The policy which is adopted by the central bank is known as monetary policy. And the policy which is adopted by the government to control the money supply is known as fiscal policy. The fiscal policy will be discussed in detail in our next chapter, which is determination of income, output and employment. So there are some other qualitative measures as well by which central bank controls the money supply in the economy. First one is margin requirements. व्हाट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट्स? अब आप मान लीजिए गोल्ड लोन लेने जाते हैं, आपका गोल्ड 3 लाख रुपए वर्थ का है, लेकिन बैंक आपको सिर्फ 3 लाख में से 80% ही लोन देता है, यानी 2,40,000 ही आपको देगा। वो जो उसने 60,000 रखा है, दैट इज मार्जिन विच इज रिक्वायर्ड बाय द सेंट्रल बैंक। वो इसलिए होता है फॉर द सेक ऑफ सिक्योरिटी। हो सकता है डिफ्लेशन आ जाए, हो सकता है उस गोल्ड की वैल्यू 6 महीने बाद, 1 साल बाद बहुत कम हो जाए, ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन वो उसमें प्रिकॉशनरी मेजर्स के लिए मार्जिन रिक्वायरमेंट होती है। तो जब कभी मनी सप्लाई को कम करना होगा, मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दिया जाएगा। मनी सप्लाई को बढ़ाना होगा तो मार्जिन रिक्वायरमेंट कम कर दिया जाएगा। मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए हो सकता है भाई कहे कि नहीं, अब आप 90% तक लेंड कर दीजिए। नेक्स्ट है राशनिंग ऑफ क्रेडिट। कभी कभी क्या होता है, राशनिंग कर दी जाती है। In rationing of credit is introduced when the flow of credit is to be checked, particularly for speculative activities in the economy.
द सेंट्रल बैंक फिक्सेस क्रेडिट कोटा फॉर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज। राशनिंग का मतलब है फिक्सिंग द कोटा। फिक्स कर दिया जाता है कि भाई आप इंडिविजुअल बिजनेस के लिए इससे ज़्यादा पैसा नहीं लेंगे, आप एक कार के लिए इतना ही पैसा ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो जहाँ राशनिंग की जाती हैं स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज़ को क्या है रोकने के लिए। स्पेक्युलेटिव आप समझते हैं फ्यूचर डिमांड्स, कि पहले से हमें पता हो कि भाई इसके रेट बढ़ने वाले हैं, जल्दी जल्दी लो। तो स्पेक्युलेटिव पर्पज से भी डिमांड फ्लक्चुएट होती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए राशनिंग ऑफ क्रेडिट सेंट्रल बैंक लगाता है। फिर समटाइम इट टेक्स डायरेक्ट एक्शन। दिस इज पॉइंट नंबर 3, बाय मिस्टेक इट हैज बीन रिटन एज सेकंड। Direct action means the central bank may initiate direct action against the member bank in case these do not comply with its directives. अगर वो उसके जो दिशा निर्देश हैं उनका पालन नहीं करते हैं तो सेंट्रल बैंक उन पे सीधे सीधे एक्शन भी ले सकता है। जैसे पीएनबी घोटाले का आपने सुना होगा, नीरव मोदी साहब जो इसका पैसा लेकर चले गए, तो उसमें सेंट्रल बैंक ने उसको डायरेक्टिव्स जारी किए थे, सारे बैंक को जारी करता है, लेकिन वहाँ पर पाया गया कि जो लोन बाँटने की जो प्रक्रिया है उसमें सर्टेन जो नॉर्म्स हैं उन्हें फॉलो नहीं किया गया। तो ऐसी सिचुएशन में सेंट्रल बैंक क्या करता है, डायरेक्ट एक्शन लेता है, उस पे कुछ पेनल्टी बैठाता है, जो वहाँ पर उसने किया। एक है मोरल सुएशन। Moral suasion is sometimes the central bank makes the member banks agree through persuasion or pressure to follow its directives on the flow of credit. ये मोरल नैतिक जो है वो एक तरह का दबाव होता है जिसमें वो अपने मेंबर, ऑल कमर्शियल बैंक्स आर द मेंबर ऑफ द सेंट्रल बैंक, दे वर्क अंडर द लीडरशिप ऑफ सेंट्रल बैंक। तो उसमें वो उनको परसुएशन, मोरल परसुएशन के ज़रिए उन्हें प्रेशराइज करता है कि वो उसके जो डायरेक्टिव्स हैं, जो उसूल हैं, उन्हें फॉलो करें। द मेंबर बैंक्स जनरली डू नॉट इग्नोर द एडवाइस ऑफ सेंट्रल बैंक। और जनरली जो सदस्य बैंक होते हैं वो उसकी जो राय होती है, एडवाइस होती है, उसको इग्नोर नहीं करते हैं। तो ये कुछ इसके टूल्स हैं। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है +2 लेवल में, कि कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट फंक्शन को आप इलेबोरेट करें, एक्सप्लेन करें, या हाउ मनी सप्लाई विल बी कंट्रोल्ड बाय द आरबीआई और सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, एक्सप्लेन। और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल बैंक, एक्सप्लेन इट्स वेरियस कंपोनेंट्स। तो ये दो तरह के मेजर्स हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। इन दोनों पर ही आपको ध्यान देना है और ध्यान से पढ़ना है। I hope you all will be benefited and you will get good marks. If you have any doubt, please watch this video again and again. You may contact me at my email ID also for any further queries or doubts. And if you have not subscribed our channel Economics Fundamentals by Muhammad Nasir, please do subscribe it. Thank you for watching.